हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अच्छे से आप लोग अच्छे से होंगे, आई होप। ठीक है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले जेई मेंस 2023 का जो शिफ्ट वन का फिजिक्स का पेपर था उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आए हैं, 13-14 क्वेश्चन आए हैं, उनको अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन आए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आल्दो की पूरा 100% डाटा नहीं मिल पाया, पर जितने भी डाटा मेरे पास आ रही है उस पे बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन मैं मुझे दिखे कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और मैं इसका सॉल्यूशन बहुत पहले लेके आया होता, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सेहत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, बीमार था 1-2 दिन से। आप देख रहे हो कि लाइव क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को, ज़्यादा वेस्ट नहीं कर लेते टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल मेरे पास जो आया है, दैट इज़ फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अबाउट इट्स एक्सिस पी क्यू। तो ये सवाल बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे था। हमारे पास क्या था, एक सॉलिड स्फीयर दिया था, इसका जो हमको क्या निकालना था, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना था। बट अबाउट हम सबसे पहले इसको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा अबाउट एक्सिस पी क्यू। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जो सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, मुझे रिलेशन बनानी पड़ेगी। इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मुझे पता होगा, तब मैं पी क्यू की तरफ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या होता है सॉलिड स्फीयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। जो लाइन मैंने खींची है क्या है, डायमीटर एक नहीं। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोगों को पता होगा। मोमेंट आई जो होता है फॉर सॉलिड स्फीयर, दैट इज नथिंग बट 2/5 mr स्क्वायर। 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर है कि इतना? ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमको इतना इसका पता चला। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जो सॉलिड स्फीयर का रेडियस दिया था वो 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी जो हमारे पास एक्सिस दी है पी क्यू, इससे सॉलिड स्फीयर के सेंटर तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। यानी सिंपली बता सकते हो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2r के बराबर है। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये 2r की डिस्टेंस होगी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, यहाँ से अगर बात करूँ पी क्यू एक्सिस, पी क्यू की, यानी मैं सीधे बता सकता हूँ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिंपली बताऊंगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके मैं ये बता सकता हूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट पी क्यू, इट विल बी नथिंग बट आई बराबर होगा 2/5 2/5 mr स्क्वायर। 2/5, पहले तो मैंने इसके डायमीटर के लॉन्ग निकाला, अब पी क्यू के लॉन्ग जब निकालूंगा मुझे क्या करना होगा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस इसका भी जोड़ देंगे हम, जो कि होगा md स्क्वायर, वेयर d इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। अगर इसका मैं निकालूं, ठीक है, पी क्यू के हो, लेट्स md स्क्वायर। अच्छा, इन दो का निकालेंगे तो आई कितना आ जाएगा, अपने अगर ये कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी नथिंग बट 2/5 बट mr स्क्वायर प्लस m इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है यहाँ पे, डी इज द डायमीटर। डायमीटर का मतलब हो गया रेडियस का ट्वाइस, रेडियस से 5, यानी 5 का स्क्वायर हो जाए। अरे कि नहीं, यानी मैं सीधे बता सकता हूँ इट इज डायमीटर इज नथिंग बट द 2r। r प्लस r ही तो डायमीटर होता है, 2r का स्क्वायर लिख सकता हूँ सीधे। यानी आई विल बी नथिंग बट 2/5, यहाँ पे r स्क्वायर है, सॉरी, 2/5 mr स्क्वायर प्लस 4 mr स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये m और r का भी हो जाएगा स्क्वायर, इट विल बी 4 mr स्क्वायर। क्लियर है क्या? अगर इन दो को ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट अबाउट आ जाएगा 5 4 जा 20 और 2 दैट्स 22 mr स्क्वायर अपॉन 5। 22 mr स्क्वायर अपॉन, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पी क्यू एक्सिस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको पता चला, हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिलेट कर लेते हैं किसके साथ, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, एंड दिस इज कंपेयर्ड, इसको कंपेयर करते हैं हम, एंड दिस इज कंपेयर्ड विद किसके साथ, जो रेडियस ऑफ गायरेशन के हमारे पास होता था एम के स्क्वायर। याद होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, वेर के क्या होता था, के होता था रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता था, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। के होता था अपना रेडियस ऑफ गायरेशन। अटक जी, ये बता, फटाफट बात कर लेते हैं इसकी। आई कितना मिला था, 22/5 22/5 mr स्क्वायर। ओके,
22/5 एम आर स्क्वायर। देन ये किसके बराबर ले लेंगे हम, एम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, एम के स्क्वायर के बराबर लेंगे। तो यहाँ से क्या क्या चीजें कैंसिल होंगी देख लेते हैं। ओके, यहाँ से तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, यानी सिंपली मैं बता सकता हूँ के अपना नथिंग बट 22 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर मैं यहाँ से रूट लगा दूं, मतलब के का स्क्वायर अगर मैं रूट लगा देता हूँ तो आर बाहर आ जाएगा अपना सीधे सीधे। अगर नहीं आ रहा समझ में, चलो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको ये कैलकुलेशन स्टेप भी समझ में नहीं आता, फटाफट समझा देता हूँ। होप आप समझ गए होंगे, बट फिर भी एक बार दिखा देते कि रूट इधर चला जाएगा पूरे का 22/5 और साथ में होगा आर स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इट विल कम आउट आउटसाइड, ठीक है, आर बाहर आ जाएगा और बाहर यहाँ कितना आ जाएगा 22/5। अरे क्लियर है क्या, यहाँ बाहर आ जाएगा 22/5, कितना क्लियर है। अब के किसके बराबर आ जाएगा 22/5, आर तो बाहर आ गया, आर कितना है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। और रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है सर, वो तो दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको लिखेंगे 5। अब 22/5 का मतलब कितना हो गया 22/5, 22/5 का मतलब हो गया 5 4 20, यानी ये कुछ करीब करीब 4.4 के आसपास आएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू आप ये रख सकते हैं, या आप अगर आप सिंपलीफाई और करना चाहते हैं, इट विल बी नथिंग बट 4.4 का स्क्वायर इट इज प्रोबेबली 2.1, कितना आ जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे, इट विल कम आउट बी 2.1। तो k का वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट विल बी 5 2 10, दैट इज 10.1, 10.5, कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ओके, k का वैल्यू ये आ जाएगा। अच्छा, कुछ ऑप्शन भी वहां पे आपको दे दिए थे, ठीक है, कुछ ऑप्शन भी दे दिए थे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, रूट 90 सेंटीमीटर और रूट 110 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग वैल्यूज दे दिए थे। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ जाता 10.5। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया था, नेक्स्ट सवाल जो अपना दिया था ये, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आया था। इस सवाल को समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू R4, जो I4 दी है, ठीक है, यानी R4 के अक्रॉस यहाँ से, ये अपना R4 है और इस R4 के अक्रॉस I4 करंट जा रही है, एंड R5 रजिस्टर के अक्रॉस I5 करंट जा रही है। ओके, तो हमको बताइए यही करंट जो है वो निकालनी, I5 और I4 कितनी है, जो R4 और R5 के बीच में जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे एक बैटरी दे दी है हमारे पास, 2 रजिस्टर दे दिए, यहाँ पे बीच में और एक रजिस्टर, यानी कुल मिला के हमारे पास 5 रजिस्टर दिए हैं। और यहाँ पे कुछ 3 ओम का हमको ये भी बताया कि जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वो भी 3 ओम दे रखा है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ये करंट चाहिए। हमको जब टोटल करंट पता होगा सर्किट के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, तभी जाके तो हम अलग अलग करंट्स निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर R4 के बीच में कितना जा रहा होगा, R5 में से कितना जा रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये आई करंट निकालनी पड़ेगी। आई करंट निकालने से पहले हमको चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या चाहिए बेटा, इसको निकालने से पहले हमको चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे ये दोनों क्या है, R1 और R2 आपस में क्या है, पैरेलल में है, क्या है, पैरेलल में, तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। ऊपर वाला कितना है, ये 2 है और ये भी 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 4 होगा। सॉरी, ये 2 है, ये 2 है, पैरेलल में है, तो ये 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, लेट मी चेंज द पेन, कितना हो जाएगा, ये 1 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी अबाउट 1। ये दोनों पैरेलल है, यानी 1/R आप लिखोगे ना सीधे, ऐसे लिखते 1/R1 प्लस 1/R2, दैट्स R इक्विवेलेंट, या ऐसे लिखो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 दैट्स 4 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 4। तो वो अपना आ जाएगा टोटल 1, और ऐड कर लेंगे R3 जो कि 3 ओम। उसके बाद आगे चलो, ऐड करेंगे सारी रेजिस्टेंस को, ऐड करेंगे, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। देन R4 एंड R5 दीज आर आल्सो इन पैरेलल। पैरेलल में तो सिंपली क्या करेंगे, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20। ओके, तो प्लस हमारा यहाँ से आ जाएंगे सर्किट में, तो यहाँ से भी करंट ऐसे आई फ्लो कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो वो भी इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है।
आई डोंट एग्जैक्टली नो, मतलब जिस हिसाब से बच्चे ने मेरे पास डाटा दे दिया उस हिसाब से इंटरनल रेजिस्टेंस हल्का दिया था, तो मे बी वहाँ पे कोई रजिस्टर भी हो सकता था। आई डोंट नो एग्जैक्टली किस तरीके से वो दे दिया था, ठीक है, बट बच्चे ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। तो तीनों इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 1 + 3 दैट इज 4 प्लस, यहाँ पे कैलकुलेट करो, 5 4 20 into 5 दैट्स 100/25 दैट इज 4 + 3, तो 4 और 4 8 और 3 हो गया 11 ओम। तो 11 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की कितनी है, 11 ओम। तो हमको चाहिए करंट, करंट कितनी होगी, आई बराबर होती है, शाबाश, वी बाई आर। वी कितना है वोल्टेज, दैट इज 24, और आर अपना कितना है, दैट इज 11, यानी 24/11 एम्पियर। कितनी करंट, दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब बात कर लेते हैं, देखो सर्किट जब भी दो पार्ट में, करंट जब भी दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसके लिए हम अच्छी रिलेशन, बहुत अच्छी रिलेशन जो है वो यूज कर लेते हैं जब भी सर्किट। तो अगर यहाँ पे जाओगे आप, R3 के पास करंट जाने के बाद R4 में इंटर हो रही है और R5 में, दो अलग अलग सर्किट्स में करंट डिवाइड हो रही है। करंट का डिवीजन जब होता है ना तो हम एक रिजल्ट यूज कर लेते हैं उसके लिए, कैसे, यहाँ से ऐसे करंट आ गया और ये एक ऐसे, और एक करंट इस वाले रेजिस्टर में से चली गई, ठीक है। तो ये जब भी करंट डिवाइड हो जाती है, क्या हो जाती है, जब भी करंट डिवाइड हो जाती है उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम एक अच्छी सी रिलेशन यूज कर लेते हैं। देखो अगर मुझे I4 करंट निकालनी है यहाँ से, जो कि R4 रजिस्टर के बीच से चली जा रही है, और ये अपना R5 में से I5 जा रही है, और R4 में से I4 करंट जा रही है। अगर मुझे I4 करंट कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए बड़ा सिंपल रिलेशन यूज कर लेते हैं हम। वो रिलेशन क्या है, दैट इज जो टोटल करंट होगा और जो नीचे वाला रेजिस्टर होगा, दैट इज R5/R4 + R5, सिंपल है। तो I कितना है अपना, दैट इज 24/11 इंटू R5 रेजिस्टेंस कितनी दे दी है, दैट इज 5 ओम, ओके, एंड डिवाइड बाई कर लेंगे R4 + R5 दैट इज कितना आ रहा है, एक है 20, एक है 5, दैट इज 25। तो ये सिंपली अगर मैं I4 करंट को लिखना चाहूँ, दैट विल कम आउट बी 24/11 इंटू 5/25, रहेगी नहीं, क्या इतना क्लियर है, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से देखो, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो I4 विल कम आउट बी 24/55 एम्पियर। तो ये I4 करंट होगी। सिमिलरली मैं I5 करंट भी निकाल सकता हूँ। I5 के लिए क्या रिलेशन यूज करूंगा, मैंने बोला रिलेशन डायरेक्टली यूज करनी है, ज्यादा टाइम हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये रिलेशन आपको पता भी होती है, एग्जाम के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। टोटल करंट इंटू R4 रेजिस्टेंस अपॉन R4 + R5, सिंपल रिलेशन है। तो आई करंट कितना है, 24/11, तो R4 कितना था, R4 हमारे पास दिया है 20 ओम, तो दिस इज 20 अपान R4 + R5, तो दोनों को सम करेंगे तो 25 आएगा। R4 है 20 ओम और R5 5 ओम, ठीक है, तो 25 यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से कैंसिलेशन कुछ हो जाएगी, 4 5 जार 20, 5 4 जार 20 और 5 5 जार 25, तो 24 इंटू 4 कितना होगा, तो बस 24 इंटू 4 अगर करोगे तो दैट विल कम आउट विद 96 upon 11 5 are 55, so this will be your I5 current। ये दोनों आपके करंट्स, क्लियर है क्या, कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल आसानी से ये सारी चीजें चल रही है, ओके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला सवाल था वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आया था, एनएलएम से, बेसिक प्रॉब्लम है एनएलएम की, बहुत आसान सवाल है। इन द फिगर shown two blocks of masses m1 जो कि दिया है 4 kg and m2 that's 1 kg are placed over a fixed smooth wedge connected by an ideal string or a smooth pulley. If the system is released the tension in the string। अब देखो, एक तो हमारे पास सिस्टम दे दिया है, ठीक है, और सिस्टम पे दो मासेस लटका है, ठीक है, एक ये m1 मास जो है ये 4 kg है, और यहाँ पे m2 मास जो है ये 1 kg का है, और क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अब जो ही आप रिलीज करोगे तो टेंशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, वो टेंशन फोर्स हमको निकालनी है। तो टेंशन का डायरेक्शन आपको पता है कहाँ होता है, जैसे मुझे यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन निकालना है, तो टेंशन फोर्स यहाँ पे इधर डेवलप हो जाएगी और यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर डेवलप हो जाएगी।
अब ऑब्वियसली बात ये है कि 4 केजी वाला ब्लॉक ज़्यादा हैवी है, तो ब्लॉक कहाँ की तरफ जाएगा? इधर की तरफ एक्सेलरेशन शो करेगा, जब आप रिलीज़ करोगे तो इधर भागेगा। तो M2 ब्लॉक जो कि स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, वो वहीं एक्सेलरेशन से इधर की ऊपर की तरफ आएगा। इतना क्लियर है? बात क्लियर है क्या? ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर होगा? अब समझ लें, हमको क्या निकालना है? टेंशन फोर्स। अब अगर सीधे-सीधे समझोगे कि आपको कंपोनेंट्स बताओगे, जैसे इसके नीचे की तरफ क्या लगती है? M1G लगेगी। तो इसका इधर से कंपोनेंट होगा एक, अरे होगा कि नहीं होगा? उसको क्या बोलते हैं? M1G साइन ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है? देखो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक को इधर से का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और mg sin थीटा इधर से होता है। मैं लिखूंगा M1G साइन ऑफ 60, तो वो इधर साइड से होगा। और सेम इसका भी अगर मैं देखूं तो ये इधर से M2G यहाँ से लग रहा है इसको नीचे, तो एक कंपोनेंट यहाँ से होगा इसका, और एक कंपोनेंट यहाँ से। तो यहाँ से जो कंपोनेंट होगा वो इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट। अरे होगा कि नहीं होगा? तो होगा mg, शाबाश, साइन ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से इसका कंपोनेंट और ये इसके कंपोनेंट मिल गए जब भी हमने इसको रिलीज कर दिया। तो रिलीज के बाद अगर आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन क्या बनेगी? मैं पहले वाले अगर M1 ब्लॉक के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए इक्वेशन जनरल में बन जाएगी M1G साइन ऑफ 60 माइनस टी बराबर होगा, यानी फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स लग रही है एक टी उधर और एक mg साइन 60 इधर, ठीक है? तो टोटल नेट फोर्स बराबर होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? M1, और एक्सेलरेशन कितना है? a। अरे हाँ या ना? इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट, और इसी तरीके से M2 ब्लॉक के लिए भी निकाल लेते हैं। M2 के लिए क्या होगी? देखो, टेंशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो टेंशन को लेंगे पॉजिटिव। तो mg sin 30 जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उसको लेंगे हम नेगेटिव, यानी M2g sin ऑफ 30 डिग्री। M2g sin ऑफ 30 डिग्री वो बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी M2a। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर, क्या बोलेंगे? इक्वेशन सेकंड। तो सिंपली क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये टेंशन और ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा? M1G साइन 60 डिग्री माइनस M2G साइन 30 डिग्री। क्लियर है क्या इतना? साथ में हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन निकलेगा, M1 प्लस M2। अरे आया ना? क्या इतना समझ में आया? अब बात समझ ली, यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे हम? वैल्यूज को पुट करेंगे। M1 कितना है अपना? M1 मास था 4, और G का मतलब 10, साइन 60 मतलब √3/2। वैल्यू को पुट करते ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। M2 मास जो कि अपना दिया है 1, और ग्रेविटी G का मतलब 10, तो साइन 30 मतलब 1/2 इक्वल टू एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। M1 है 4 और M2 है 1। ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 2 1 जार 2, 5 जार 10, 4 5 जार 20, यानी ये बनेगा 20√3 माइनस 10/2 दैट इज 5 इज इक्वल टू 5a। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट, यहाँ से 5 से कैंसिलेशन कर लेते हैं, 5 4 जार 20, 5 1 जार 5, इट विल बी नथिंग बट 4√3 माइनस 1। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा अपना 4√3 माइनस, आई होप ये नजर आ रहा होगा, एक्सेलरेशन अपना आ जाएगा 4√3 माइनस 1, 4√3 माइनस। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आएंगी। एक्सेलरेशन तो भाई सबको पता चली, लेकिन हमको पूछा क्या? बात समझ ले, सिस्टम इज रिलीज, हमको टेंशन पूछा। तो ऊपर वाली दोनों इक्वेशन जो दी है, दो में से किसी में एक में भी एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं सेकंड इक्वेशन को ले लूँ, तो सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या थी? टेंशन माइनस, यानी सीधे मैं उसमें लिख सकता हूँ टेंशन बराबर M2a। M2 का वैल्यू ही पुट कर दो। पहले लिख लेता हूँ इक्वेशन, समझ ले। M2a प्लस M2G साइन ऑफ 30 डिग्री, G साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, ये वैल्यू मैंने लिख लिया। अरे बात क्लियर है? अगर ये वैल्यू लिख दिया तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, a का वैल्यू पुट कर दो। इसी को किस में करेंगे? पुट इन सेकंड। इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो, जो कि मैंने नीचे लिख दी फिर से अच्छे से फार्म बना के। टेंशन कितना होगा? M2 का मतलब 1, और एक्सेलरेशन कितनी है? 4√3 माइनस 1। ओके, प्लस M2 का मतलब 1 इंटू G का मतलब 10, साइन 30 का मतलब 1/2।
तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 4√3 माइनस 1, 4√3 सॉरी 4 रूट, पहले लिख लेता हूँ पूरा, 4√3 माइनस 1, ठीक है, ये यहाँ से मिला आपको, प्लस 10/2 जो क्या आएगा 5। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको बेसिकली आंसर मिल जाएगा, जो भी होगा आंसर वो टेंशन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। घबराइए मत, उतना टाइम नहीं लगेगा, आराम आराम से सवाल को सीखेंगे किस तरीके से। आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है, फटाफट से लाइक बटन दबा के और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, थोड़ी सी भाई की हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और आपके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, इफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक इज द गिवन इन फिगर is pi by under root x, then find the value of x। क्या बोल रही है, ऑसिलेशन का सवाल है। किसका सवाल है, अब ऑसिलेशन का सवाल दे दिया है, टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, हमको x की वैल्यू पूछा है। देखो टाइम पीरियड कितना दे दिया जनरल, हमको तो ये पता है टाइम पीरियड बराबर होता है, हमको क्या पता है, टाइम पीरियड बराबर होता है, सॉरी, पाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, यही दिया है, टाइम पीरियड बराबर पाई बाय अंडर रूट ऑफ। अरे है कि नहीं, देखो ये हमारे पास जो सिस्टम दिया है, ये कैसा सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है कि नहीं है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम दिया है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया है, ठीक है। और दोनों स्प्रिंग्स जो यहाँ पे है, इन ये किसी स्प्रिंग से, पैरेलल स्प्रिंग से, कैसी है, अरे है कि नहीं है, पैरेलल स्प्रिंग्स है। ध्यान से देखो, दोनों स्प्रिंग्स क्या है, पैरेलल स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग का जो एक एंड है वो किसके साथ, रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा मास के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसी स्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल स्प्रिंग। और पैरेलल स्प्रिंग्स का यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 20 है, इस वाली का भी स्प्रिंग कांस्टेंट 20 है। तो जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के इक्विवेलेंट, हम पैरेलल में क्या करते थे, सीधे सीधे जोड़ते थे, यानी K1 प्लस K2 कर लेते, K1 प्लस K2 यानी 20 प्लस 20 दैट इज 40। तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास K कितना आया, 40। तो हमको पता टाइम पीरियड की रिलेशन असल में क्या होती है, टाइम पीरियड की रिलेशन होती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। अरे हाँ या ना बता, क्या इतना याद था, क्लियर ये चीज याद होगी आई होप। 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, तो क्या लिखेंगे, फार्मूले में आगे बढ़ेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m मतलब मास वो है 2 और k हमारे पास कितना है 40। अरे हाँ या ना, तो कैंसिलेशन करेंगे, 2 20 40, तो सीधे कितने क्या मिल जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 40, अंडर रूट ऑफ 20 बच गया। 2 पाई अंडर रूट ऑफ 20, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 20। देखो यहाँ से जाने करोगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, जो कि आसान, अगर थोड़ा सा और बनाना चाहो तो x का वैल्यू अगर हमको चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी हमको जो भी वैल्यू इसमें निकाल लेना है 2 पाई। चले मैं ऐसे करे, थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, यहाँ से समझ ले, मैं थोड़ा सा इसको और आसान यहाँ से बना देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास है 2 और k का मतलब जो कि है 40। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 की कैंसिलेशन करूंगा, 2 1 2 2 20 40। तो ऐसा कर लेते, इस 2 को अंदर ले जाओगे, तो 2 को अंदर ले जाओगे तो 2 स्क्वायर बना के लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, तो इसको रूट बना के अंदर ले जाओगे तो 2 स्क्वायर बनेगा। 2 को अंदर ले लोगे तो सीधे 4 ले लोगे, तो डिवाइड में क्या कर देंगे 20, 4 1 4, 4 5 20, सीधे सीधे आ जाएगा पाई बाय अंडर रूट ऑफ 5, पाई बाय अंडर रूट ऑफ 5। अब अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे जो मैंने टाइम पीरियड निकाला t बराबर अंडर रूट ऑफ पाई बाय अंडर रूट ऑफ 5, और ऊपर जो दिया हमारे पास टाइम पीरियड था वो दिया था पाई बाय अंडर रूट ऑफ x, यानी सीधे सीधे पता चलता है कि अंडर रूट ऑफ x बराबर अंडर रूट ऑफ 5। इसका मतलब जहाँ पे x है वहां मतलब 5, यानी x का सीधा सीधा वैल्यू कितना होगा, x विल बी नथिंग बट। जस्ट जोरदार तरीके से फील आया कि नहीं आया, एकदम बता दो। आई होप यार ये इसका अच्छे बढ़िया तरीके से फील आया होगा। अरे फील आया कि नहीं आया बच्चा, शाबाश, फील आ गया क्या, ओके ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, कैलकुलेट द रेशियो, थोड़ा सा एरर होगा भाई साहब, किसी का क्वेश्चन कुछ मतलब जितने भी डाटा बेसिस क्वेश्चन, जितना डाटा मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने दिया था उस हिसाब से मैं इन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ।
कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन बैंड विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वालिटी फैक्टर और बैंड, बिल्कुल हलवा सा सवाल दे दिया है। देखो बैंड विड्थ क्या होता है आपने, शाबाश, बैंड विड्थ बराबर होता है आर बाई एल। देखो इसमें क्या क्या दी है, यहाँ पे एक इंडक्टर दिया है, फिर एक कैपेसिटर दिया है, फिर एक रेजिस्टर दिया है। इंडक्टर की इंडक्टेंस दी है 0.2 हेनरी, कैपेसिटर की 0.2 माइक्रोफैरड दी है, और यहाँ पे जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 5 ओम दी है, और यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स दिया है 24 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी रखी है 50 हर्ट्ज की, ठीक है। अब बैंड विड्थ बेटा बराबर होती है आर अपॉन एल। कितनी होती है, बैंड विड्थ इज नथिंग बट आर अपॉन एल। अरे है कि नहीं। अब साथ साथ में अगर क्वालिटी फैक्टर की बात करूं, क्वालिटी फैक्टर कितना होता था बेटा, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को हम क्यों से डिनोट करते हैं, क्वालिटी फैक्टर क्यों इज नथिंग बट एक्स अपॉन एक्स एल अपॉन आर, ये होता था। और अगर मैं इसको और अच्छे वे में लिखूं तो इट्स नथिंग बट ओमेगा एल बाई आर। अरे ये होता था क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, ओमेगा एल बाई आर। और जो अपना ओमेगा होता था इट इज नथिंग बट 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी। अरे याद है, ओमेगा इज नथिंग बट 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी। अरे है कि नहीं, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी इंटू एल बाई आर, इंटू एल बाई आर। आई होप ये चीज आपको नजर आ रही होगी, इंटू एल बाई आर। अब इसको ध्यान से समझे, तो थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ इसको, इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ आर। तो इसको अगर मैं देखूँ, जो क्वालिटी फैक्टर वो कितना आ रहा है, क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एल बाई सी ऊपर एल है, तो इसको मैं अगर कैंसिलेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा, क्यों अपना आ जाएगा, इट विल नथिंग बट 1 बाई आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, अंडर रूट ऑफ एल बाई सी ऐसे लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर में भी एल है, डिनोमिनेटर में भी एल है। ऊपर को अगर मैं रूट लगा दूं तो एल स्क्वायर को अंदर लाना पड़ेगा रूट में, और एल कैंसिल होके वहां एल बाई सी बच जाएगा। ओके, तो ये अपना क्या है, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। और ये कब निकालते, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हम क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं 1 बाई आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। तो बेसिकली हमको क्या निकालना था, रेशो निकालना था। अरे हाँ या ना, क्या निकालना था, बैंड विड्थ और क्वालिटी फैक्टर का रेशो। एक बार सवाल फिर से दिखा देता हूँ, फाइंड कैलकुलेट द रेशो बिटवीन बैंड विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। यानी सिंपली आपको क्या करना था, बैंड विड्थ डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। क्यों, बैंड विड्थ कितनी थी, वो तो आर बाई एल सर, कितनी थी, आर बाई एल। उसको डिवाइड कर देना था 1 बाई आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। अरे हाँ या ना, उसको डिवाइड करने के बाद आपको बिल्कुल आसान तरीके से सवाल का जवाब मिल जाता। तो उसका उल्टा करके भी लिखोगे तो ऐसे या सिंपली आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, आर और आर फिर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू अंडर रूट ऑफ एल सी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक सवाल मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि एक बच्चे ने बताया था कि कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था, ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई डोंट नो, आप लोग कमेंट में बता देना कि वो क्वेश्चन क्या था। तो बच्चे को एग्जैक्टली वो याद नहीं रह गए थे कि क्या क्या स्टेटमेंट्स वहाँ पे दिए थे, बट कुछ क्वेश्चन इस तरीके से था, तो उस क्वेश्चन को मैंने नेग्लेक्ट ही किया है। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जो कि क्या है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, हाँ आपने काइनेमेटिक्स का सवाल दे दिया है, और इसमें क्या करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल को मिला दिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम, शाबाश, अच्छा सवाल है, समझ लेते हैं। देखो क्या बताया, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड यू। एक बाल है जो कि ऊपर फेंकी है, ऐसे समझ ले। यहाँ से क्या कर लिया आपने, एक बॉल है, इसको v स्पीड u स्पीड से ऊपर फेंक दिया। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 360 मीटर। और ये ऊपर तक चली जाती है। अब ये तो यार सारे वहां से नीचे आ जाएगी वापस, क्लियर है। तो यहाँ जहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल कर दी है दैट इज 360 मीटर। कितनी मीटर चलिए, 360, मानी यानी जो बाल को ऊपर की ओर तो आपने थ्रो कर दिया, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हुआ कि जब भी आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो बाल कितनी हाइट पे पहुंची, 360 मीटर पे पहुंच गई। और साथ साथ क्या बता रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इफ इट इज थ्रोन बाय सेम स्पीड। अगर इसी स्पीड से आप इसको थ्रो करोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितनी होगी। देखो आप लोग सर हॉरिजॉन्टल पे कितने पे फेंकना पड़ेगा, बट यहाँ से समझो क्या बताया, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कब डिस्टेंस कवर होती है, जब थीटा 45 डिग्री एंगल हो। जब आप किसी भी चीज को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तभी तो मैक्सिमम रेंज होता है। यानी अगर मैं यहाँ से बॉल को फेंकना चाहता हूँ तो मैं बॉल किस एंगल पे फेंकूंगा, अरे बॉल को किस एंगल पे फेंकूंगा, ये जो एंगल यहाँ से बॉल बनानी चाहिए इट शुड बी 45 डिग्री, और बॉल ऊपर जाके
हाँ नीचे गिरेगी। ये तो मैक्सिमम रेंज है ना, ये तो आर मैक्स हो गया मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री। अगर इसी वेलोसिटी यू के साथ, अगर इसी वेलोसिटी यू के साथ मैं इसको फेंक दूंगा, ये अब ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल ये केस ऐसे है, तो बेसिकली मैं ऐसे इसको फेंक दूंगा यू वेलोसिटी से, ये पाथ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक दूं तो एंगल 45 डिग्री तो लेना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, हमको क्या पूछा, what will be the maximum horizontal distance, maximum horizontal distance। तो maximum horizontal distance निकालने से पहले कुछ एक दो चीजें समझ लें, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री एंगल पे आप इसको फेंक रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। एक तो यहाँ से निकालना पड़ेगा जो कि होगा u cos 45 डिग्री, ठीक है, u cos 45 डिग्री। और यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा वर्टिकल में दूसरा कंपोनेंट इसका, दैट इज u sin ऑफ 45 डिग्री। अरे क्लियर है कि नहीं? अब सर हमको तो u पता नहीं है, कैसे निकाले, देखो u तो इस वाले केस से निकालते हैं, हमको पता है कि u दिया है और मैक्सिमम हाइट दी है, तो क्या हमको मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में h बराबर होता था u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। h दिया है 360 और u हमको पता नहीं, u को ऐसे ही रख लेते हैं, 2g का मतलब सीधे सीधे 20, और 20 अगर इसके से मल्टीप्लाई करूँ यानी ये हो जाएगा 36 इंटू 2 दैट इज 72, और दो जीरो आ जाएंगे, दैट्स इक्वल टू u का स्क्वायर, ठीक है। यानी सिंपली u बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 7200, और 7200 को अगर मैं सॉल्व करूँ इट विल बी नथिंग बट 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। 60 का स्क्वायर होता है 3200, और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 7200 बनेगा, यानी 60 का स्क्वायर मतलब 60 आ जाएगा बाहर रूट से, तो अंदर क्या बचेगा, यानी 60 रूट 2, यानी u कितना आ जाएगा 60 रूट 2। सिंपली याद रखिए u कितना मिला, वेलोसिटी मिला हमको 60 रूट 2, 60 रूट 2। अब इस u को यूज करके हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बता सकते हैं। अरे हाँ या ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता था, शाबाश, रेंज क्या होता था, अरे बताओ, शाबाश, ये होगा 60 रूट 2 इंटू 1/√2 इंटू टाइम। अच्छा टाइम भी तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है क्या, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं दिया है, इंटू इसको टाइम ऑफ फ्लाइट करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, यही तो लेना पड़ेगा ना, u cos 45 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos 45 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमको नहीं पता, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट बता देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस 2u sin थीटा बाई जी, कितना होता था 2u sin थीटा बाई जी, तो यहाँ से निकाल सकते थे, तो 2 इंटू यू अपना है दैट इज 60 रूट 2, ओके। साइन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज नथिंग बट 1/√2, ओके। तो इसका डिवाइड में है जी, जी का मतलब 10, तो √2 और √2 यहाँ से कैंसिल, 10 1 जार 10, 10 6 जार 60, 6 2 जार 12, तो 12 सेकंड अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। क्या क्लियर है, इतना फंडा क्लियर होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह यहाँ मैं पुट कर दूंगा सीधे सीधे 12 का 12 वैल्यू पुट कर दूंगा। अरे हाँ या ना, इसका फार्मूला पता है, मैक्सिमम रेंज का मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही तो रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी यू cos 45 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। तो √2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, 60 इंटू 12 कितना हो रहा है, 60 12 12 6 आर 72, इट मींस 720 मीटर। मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा, आर दैट इज 720। क्या बेटा क्लियर है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से माइंड में क्लियर हो गई होगी किस तरीके से मैक्सिमम रेंज निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या बेटा, फटाफट बता दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके फटाफट बता दे। उसके साथ साथ भाई लाइक किया कर दो, लाइक लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, थोड़ा सा आपके भाई को भी खुशी मिल जाती है। तो अगले वाले सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस जो कि हाँ कूलम्स लॉ के बेसिस पे दिया है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2, क्या क्या टू चार्ज Q1 एंड Q2 both are initially at rest and are then released, and when they reach at half distance their kinetic energy is कितनी दी है, 1/4 by epsilon naught q square by n r naught, what is the value of n। तो इस तरीके से पूछा, देखो दो चार्जेस Q1 और Q2 इनिशियली कहाँ पे रेस्ट पे है, ये Q1 बराबर है प्लस Q और Q2 बराबर है माइनस Q, ठीक है। एंड देन रिलीज, उसके बाद इनको छोड़ दिया, देखो अभी तो ये आर नॉट की डिस्टेंस पे दोनों चार्ज, ठीक है, अब दोनों चार्जेस को छोड़ दिया,
बात समझ में आ रही है? दोनों चार्जेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। दोनों चार्ज को छोड़ने का मतलब ये चार्जेस क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, क्या करेंगी, अट्रैक्ट कर जाएंगी। उसके बाद क्या बोला, एंड व्हेन दे रीच एट हाफ डिस्टेंस देयर काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो ये कुछ हाफ डिस्टेंस इन्होंने कवर कर दी, मतलब एक वाली चार्ज इधर पहुंच गई और दूसरी वाली चार्ज मान ले कहीं इधर पहुंच गई, यानी अब इन दो की दूरी कितनी होगी, हाफ, यानी आर नॉट बाई टू। कितने डिस्टेंस पे पहुंच गए, आर नॉट बाई टू। और जब आर नॉट बाई टू पे पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी दी है। सिंपली बात समझो, जब भी चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मतलब इनकी एनर्जी की बात कर लिए। अगर मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अरे दोनों की जीरो होगी कि नहीं हो, बट इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, शाबाश, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दो चार्जेस है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ माइनस के क्यू स्केयर, एक प्लस एक माइनस, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन लिखा, माइनस के क्यू स्केयर बाय आर नॉट। ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली क्या होगी, काइनेटिक में इक्वेट कर दूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो मतलब इनिशियल एनर्जी होंगी उनको फाइनल एनर्जी के साथ कैलकुलेट इक्वेट कर देंगे। तो सिंपली क्या करना था, यहाँ से हमने इनिशियल में लिया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो थी, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से मैं देखूं तो इस साइड से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कुछ होगी। अरे हाँ यार, अब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जब इतनी डिस्टेंस पे आ चुकी है वो तो हमको सवाल में वहीं से दे रखा है। अरे दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। तो उसको हम लेना, देखो कुछ बच्चे गलती करेंगे कि उसको ले ले लिया होगा, उस काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज रहने दे, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नहीं पूछा, हमको एन का वैल्यू पूछा था, उसको कंपेयर करना पड़ेगा बाद में। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे रखेंगे तो साथ में आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एक नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर नॉट, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर नॉट। अच्छा ये होगा ट्वाइस, माइनस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाय आर नॉट, बिकॉज अब की बार जो डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में है, तो मैं अगर पूरा समझा दूं, ये असल में ऐसे है, असल में ऐसे है, के क्यू स्क्वायर बाय आर नॉट बाई टू, ये टू ऊपर जाएगा तो टू मैं सिंपली यहाँ लिख दिया, इस टू को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दूंगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नहीं लिखूंगा, ऊपर लिख दूंगा इसको उल्टा करके। ओके तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपना, यानी सिंपली सिंपली हमको मिल रहा है माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख लेते हैं, उस वाले को यहाँ पे ले आते हैं, दिस विल बी प्लस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, इट विल बी नथिंग बट ये ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाय आर नॉट है, ये माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर नॉट है, तो एक निकल के सिंपली बच जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमको मिल रही है जब ये इतनी डिस्टेंस पे होगी। तब सिंपली अगर आप देखोगे, जब हमको बताया है कि काइनेटिक जब हाफ डिस्टेंस पे पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी दे रखी थी, अरे हाँ या ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी तब दी थी। यहाँ पे अगर देखोगे आर नॉट के पीछे एन दिया है, क्या दिया है, एन, हमको वही एन का वैल्यू पूछा। अगर यहाँ पे मैं आर नॉट के पीछे कुछ देखूँ तो एन का वैल्यू कुछ नहीं, तो मैं सिंपली बता सकता हूँ एन इज इक्वल टू वन। आई डोंट नो कितना मेरे पास 100% क्वेश्चन का डाटा है, बट जितना मुझे डाटा इसका समझ में आया था उस डाटे के हिसाब से एन का वैल्यू वन आ रहा है। ओके, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या सही सही से यही सारे क्वेश्चन आपके आए थे या कहीं पे इधर उधर था। अरे बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, तो उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। फिर से चार्जेस के बेस पे हमको सवाल दिया था, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम। अच्छा दो चार्जेस है, उनको हमने मीडियम से सेपरेट किया, मान ले यहाँ पे अपनी Q1 चार्ज और ये है कोई Q2 चार्ज, आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, कुछ डिस्टेंस डी से उनको सेपरेट किया है और कुछ मीडियम में रखा है। आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, के दिया है। ओके, इफ दे आर प्लेस्ड इन द एयर, अगर उसके बाद मीडियम से निकाल के उनको कहाँ रख दिया जाए, एयर, एंड देन फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस एट व्हिच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। हमको ये बता रहा है अगर एयर में डाला जाए, हमको वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस बता दो जहाँ पे वो सेम एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जो कि वो एक मीडियम के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे थे। अरे हाँ यार, अब एक बात याद करो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होती थी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
इन मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम कितनी होती है दो चार्ज के बीच में? अगर मैं मीडियम में देखूं फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एफएम वो कितनी होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के का जो कि होगा मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। साथ साथ क्या करेंगे दो चार्ज से Q1 Q2 अपान जो कि डिस्टेंस होगी, ठीक है। वो डिस्टेंस कितनी दी है? डी दी है, तो हम लिखेंगे सीधे डी का स्क्वायर, ओके। डिस्टेंस बिटवीन डी स्क्वायर लिख देंगे। ये तो हो गया मीडियम के लिए। किसके लिए हो गया? अरे मीडियम के लिए हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ यार, अगर मैं फोर्स निकाल दूं बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में निकालूं कहाँ पे? इन आयर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन आयर। अब मीडियम से निकाल के कहाँ डाल दिया? आयर में डाल दिए। तो आयर में फार्मूला क्या बनता था? ये एयर के लिए है एफ आयर, दैट विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय। अब डिस्टेंस कुछ अलग है, अब मान लो कुछ अलग डिस्टेंस पे अलग डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि हमको फोर्स सेम मिल जाए। वो अलग डिस्टेंस कितनी होगी? सपोज दैट इज वो डी थी, इसको मान लेते हैं हम डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम डी डैश का स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? ओके सर, इतना फंडा क्लियर है। अब सीधे सीधे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे मीडियम और इसको कंपेयर कर दो, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान ले सेकंड। तो पहली और सेकंड को कंपेयर कर दो। क्या कर दो? कंपेयर कर दो। मैंने सिंपली बता सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी डैश का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया। यहाँ से Q1 Q2 जाएगा, यहाँ से भी Q1 Q2 जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब यहाँ से क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा 1/k इंटू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/d1 का डी डैश का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली हम बता सकते हैं के डी का स्क्वेयर बराबर डी डैश का स्क्वेयर, डी डैश का डी डैश का स्क्वेयर। अरे बता सकते हैं कि नहीं? के डी का स्क्वेयर बराबर डी डैश का स्क्वेयर। हमको क्या चाहिए था? डी डैश नई डिस्टेंस चाहिए थी, तो हम सीधे बता सकते हैं, डी डैश अपना कितना आ जाएगा? तो डी डैश विल बी नथिंग बट स्क्वायर का रूट इधर चला जाएगा, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ के डी का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डी डैश विल बी नथिंग बट डी इंटू अंडर रूट ऑफ के। अरे हाँ या ना? और इसके आपके ऑप्शन भी दे रखे थे, देखो। तो कौन सा ऑप्शन है? डी इंटू अंडर रूट ऑफ के, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही था इसकी। अरे पीछे वाले आधे क्वेश्चन में मैंने टिक नहीं कर दिया बट आंसर निकाले थे, आप देख सकते हो उसमें। क्या क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? शाबाश बेटा। क्या इतना क्लियर है? जितना अभी तक कर लिए सवाल वो सारे क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बताओ यार। चलिए यार, आई होप क्लियर होंगे। कुछ कुछ डाटा पूरे क्वेश्चन का मेरे पास नहीं आया है, मिसिंग है, बट आई होप ये समझ में आया हो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया था, फोर्स और यंग्स मॉडल। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ हमको एक रॉड दे दी थी और रॉड पे कुछ फोर्स लग रहा था, 250 न्यूटन का बताया फोर्स लग रहा है। उसके लिए यंग्स मॉडुलस वाई दे दिया था 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमारे पास ए भी दिया था 6.25, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया था 6.25 10 टू द पावर ऑफ सॉरी 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, 10 टू द पावर ऑफ -4 यहाँ पे है। तो यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा आप लोग को, तो मैं बता दूँ ये -4 इधर है, यहाँ पे नहीं है। ये इसका मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, ठीक है। अब सवाल को समझेंगे सही सही से, आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे सवाल में क्या बताया था? एक रॉड है जिसके ऊपर फोर्स 250 न्यूटन का लग रहा था, यंग मॉडुलस इतना दिया था और एरिया क्रॉस सेक्शन इतना दिया। हमको बताया इलॉन्गेशन ऑफ द रॉड निकालो। क्या निकाल लो? इलॉन्गेशन ऑफ रॉड। सिंपली जो रॉड है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए वायर। क्या कर सकते हैं? अरे ऐसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास रॉड मिलता है रॉड को ट्रीट करते हैं, ट्रीट एज ए वायर, उसको वायर की तरह ट्रीट करते हैं।
पर वायर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी वायर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ? इक्वल दीज वायर्स आर इक्विवेलेंट टू दीज वायर्स आर इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग्स। तभी मैंने ये डायग्राम आया मैं बनाई हुई है। दीज वायर्स आर इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग, ठीक है। और 100 मीटर लेंथ भी दी थी हमारे पास, जो कि रॉड हमारे पास दी थी। ओके, तो हमसे क्या पूछा था? फाइंड द इलोंगेशन, यानी इलोंगेशन मतलब खिंचाव कितना इसके अंदर आएगा, इलोंगेशन हमसे पूछा। मान लेते हैं लेट, अगर इसको हम स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें, लेट मान लेते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था के, लेट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू के, मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। देयरफॉर हम ये बता सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता था। स्प्रिंग कांस्टेंट अपना बराबर होता था ए वाई अपॉन एल। अरे होता था कि नहीं होता? एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस अपॉन लेंथ, यही होती थी। अब एरिया हमारे पास कितना दे दिया? 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे हाँ या ना? y का वैल्यू कितना दे रखा था? y का वैल्यू दे रखा है 10⁻10 इंटू 10⁻10। y का वैल्यू दे रखा था ये, अपॉन l का वैल्यू जो दे रखा है दैट इज 100 मीटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 100 का मतलब हो गया, सीधे सीधे मैं 100 की जगह 10⁻2 लिख दूंगा। यहाँ से 10⁻2 और इसमें से 2 चले जाएंगे और ये 6 चले जाएंगे, तो इसमें से k कितना बचेगा? k विल रिमेन 6.25 इंटू 10⁻4 2 6, यानी यहाँ से 4 बचेंगे। कितने बचेंगे? यानी 6.25 इंटू 10⁻4 इतने बच जाएंगे यहाँ। क्लियर है क्या इतना? आई होप इतनी चीजें आपको ये तक क्लियर होंगी। अच्छा सर, यहाँ तो के का वैल्यू निकला, अगर के का वैल्यू आपको बेटा पता है तो इलोंगेशन भी तो निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना तो बता यार। इलोंगेशन क्या होता था सर? इलोंगेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन के, यानी एफ बाई फोर्स कितना होता था, और इलोंगेशन कितना होता था? फोर्स अपॉन जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के होता था। तो फोर्स कितना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स बराबर, फोर्स कितना था? 2 की दिया था 250, कितना दिया था? 250। के का वैल्यू कितना है? 6.25 इंटू 10⁻4 10⁻4, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू 10⁻4 को ऊपर ले जाओ 10⁻⁻4 बन जाएगा। क्लियर है इतना? अब 250 को अगर 625 से डिवाइड करोगे तो ये राउंड अराउंड आपका 40 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 40 इंटू 10⁻⁻4, यानी इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज नथिंग बट इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। या ऐसे बता दो, या ऐसे बता दो x इज इक्वल टू 4 mm। दोनों चीजें सही है। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आया था क्या था, बट ऑप्शन नहीं आया था, बट जो भी होगा इस तरीके से इसका सोल्यूशन। आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। चलो उसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या बता रहा है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस इज 80 न्यूटन। अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट का वेट देखा गया जो कि 80 न्यूटन है। इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन 3200 किलोमीटर अबव द सरफेस, ओके, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यूटन इज। देखो, ये सवाल जिस बच्चे ने मुझे सेंड भी किया उसने ये गलत भी कर दिया था इस सवाल को। अब इस सवाल को गलत कैसे कर दिया ये समझ लें, ये भी बता दूंगा मैं। चलिए समझो, ये मान लिया हमारे पास अर्थ है। ये क्या है? ये हमारे पास अर्थ, ओके। अब क्या बताया? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ऑब्जेक्ट मान ले कोई यहाँ पे, और इसका सरफेस के ऊपर 18 न्यूटन वेट, वेट मतलब mg, ठीक है, 18 न्यूटन वेट। और सरफेस का रेडियस हमारे पास दिया है जो कि है 6400 किलोमीटर, वो यहाँ से, ठीक है। इसका रेडियस कितना था? यानी इतने रेडियस पे 18 न्यूटन की फोर्स थी। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस से कितना दूर लिया जाए, द ऑब्जेक्ट इज टेकन 3200 किलोमीटर अबव द सरफेस। सरफेस से ऊपर अगर 3200 किलोमीटर ले जाओगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3200 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पे ले लिया है, तो इस पॉइंट पे हमको बताना है कि ऑब्जेक्ट का वेट न्यूटन में कितना होगा। अरे हाँ यार, क्लियर है? अच्छा, अगर ये वाला मान ले r है, इफ दिस डिस्टेंस इज r एंड r इज इक्वल 6400 किलोमीटर। अब जो नई डिस्टेंस है, अरे जो नई डिस्टेंस है वो कितनी होगी सेंटर ऑफ अर्थ से?
क्योंकि सारी जी तो कहाँ से लगती है, सेंटर से तो लगती है। अरे बात समझ में आ रही है, अरे से तो लग रही है। अब कितनी दूरी पे, अभी तक तो ये 6400 किलोमीटर की दूरी पे था जब सरफेस पे था। अब सरफेस से और आगे चला गया, यानी यहाँ से मैं अगर पूरा ऊपर तक की डिस्टेंस बता दूं, सब लेट देट बी आर, स्मॉल आर से उसको नोट कर लेते हैं। कैपिटल आर कितना था अपना, 6400 किलोमीटर। अब जो नई डिस्टेंस हमारा आर होगी, इट विल बी नथिंग बट 6400, और 3200 इसके साथ जुड़ के डिस्टेंस और बढ़ गई है। तो न्यू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अरे 6400 को मैं बोल सकता हूँ इट इज नथिंग बट द आर। अरे हाँ या ना, ये आर है। और 3200 को अगर ध्यान से देखोगे, ये 6400 का हाफ है, यानी सिंपली बता सकता हूँ 1 बाई, यानी आर बाई टू यानी आर का हाफ है। तो यानी आर प्लस आर बाई टू, ये कितना हो जाएगा, ये 3r/2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, 3r/2, यानी जो नई डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट 3r/2। कितनी होगी, 3r/2। अगर हमको नई डिस्टेंस पता चली, देखो थोड़ा सा और समझाता, अगर हमको नई डिस्टेंस पता चली तो हमको क्या पता था पहले, यानी सिंपली पता था जब सरफेस से था तो 18 बराबर था mg, मास इनटू mg, यानी 18 बराबर mg मास इनटू ग्रेविटी। वो कहाँ पे था, सरफेस में। जो इसका फार्मूला कितना होता है, फोर्स। mg क्या है, फोर्स है कि नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता था, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ इट्स आर स्क्वायर, कितनी दूर है, ठीक है। तो ये, अगर मैं बात करूं जब ए पोजीशन पे, सपोज यहाँ पे जहाँ पे ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को लिया, दैट इज द पोजीशन ए, तो यहाँ पे मान ले कुछ मास था ए, कितना मास था ए। अब मैं बोलूँ यहाँ पे ग्रेविटेशनल जी डैश भी लगेगा, ग्रेविटी डिफरेंट हो जाएगी, जितना हाइट ऊपर चले जाते हो ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाता है, एम जी डैश हो जाएगा। तो मैं इसके लिए फार्मूला क्या बना दूं, जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी आपकी बात, अब आर नहीं रही, अब नई डिस्टेंस जो है स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू 3/2 आर, यानी 3/2 का 3/2 आर का स्क्वायर, 3/2 आर का, यानी ये बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी, अगर इसको थोड़ा सा और डीपली समझ जाओगे, अब मैं यहाँ ही पे बना दूं, ए का कितना आ जाएगा, ए विल बी नथिंग बट, अब इसको पूरा देखो, दिस विल बी नथिंग बट जी एम ई इंटू एम नॉट, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, एम नॉट मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन 3/2। 3/2 का मतलब 3 का स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर आर स्क्वायर बाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर मतलब सीधे लिख लेता हूँ, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आर का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर। अरे हाँ यार, क्लियर है क्या बेटा इतना, क्या इतना क्लियर है, शाबाश। क्या यहाँ तक क्लियर है ये, हमको क्या पूछा था, नया मास पूछ रहा था। अरे क्या पूछ रहा था, नया मास पूछ रहा था बेटा। क्या ये क्लियर है कि नहीं है, शाबाश। क्या इधर तक क्लियर है, ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब नया मास क्या होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लेंगे हम, देखो कंपेयर करना पड़ेगा। देखो पहली वाली इक्वेशन को देखो, यहाँ 18 इसके बराबर था, अब ए इसके बराबर है, यानी दोनों बराबर होने चाहिए। यानी मैं सिंपली बता सकता हूँ, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं दोनों को, यानी सिंपली ये बता दो 18/a, अगर इनको डिवाइड कर दोगे इन दो इक्वेशंस को, यानी सिंपली ऐसे बता दो 18/a, वो कितना हो जाएगा, 18 को डिवाइड कर दोगे इस इक्वेशन से, यानी 18, मैं यहाँ से इसको मिटा सकता हूँ, ये तो आपने देखा होगा बहरहाल। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ये वाला पार्ट, ओके। तो 18 डिवाइडेड बाई 18 का वैल्यू कितना था, जी एम ई इंटू एम ओ अपॉन आर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जी एम ई एम नॉट अपॉन 9 आर स्क्वायर बाय 4, यानी इधर से जी एम ई एम नॉट कैंसिल, जी एम ई एम नॉट कैंसिल। अरे क्लियर है कि नहीं है, जी एम ई एम नॉट कैंसिल, और ये आर स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे जो बचेगा दैट विल बी, उल्टा इसको 9/4 यहाँ है तो उसको पूरा उल्टा करोगे तो ऐसे बन जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी लाइक दिस, 18/a विल बी इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, तो a विल कम आउट टू बी 8 न्यूटन। तो ये इसका आंसर होता है। क्या बेटा पक्के तरीके में ये वाला सवाल भी समझ में आया, ओके ओके, आई होप चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई। बहुत ही इजी इजी सवाल इस बार 6 में मिले थे।
अब करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की बात, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या बता रहा है, द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन एज, कि वेव, एक वेव की इक्वेशन की है 0.05 sin ऑफ 2x minus 4t, फाइंड द वेलोसिटी। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं पूछा था। अगर आपको इक्वेशन याद होती, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, अरे जनरल, मैं कुछ भी लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ यार, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती थी बेटा, याद होगा, a sin ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। अरे जनरल वेव की इक्वेशन ऐसे लिख लेते थे, a sin ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। क्लियर है क्या? अगर मैं इसमें से, तो इसमें से अगर मुझे वेलोसिटी को निकालना है, क्या फाइंड वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, मुझे वेव की वेलोसिटी निकालनी है। तो वेव वेलोसिटी को निकालने के लिए मैं k को कॉमन निकालता हूँ। क्या करता हूँ, k को कॉमन निकालूंगा, तो फाइंड वेव वेलोसिटी, तो फाइंड वेव वेलोसिटी, तो फाइंड वेव वेलोसिटी में यहाँ से k को कॉमन निकालूंगा, इस वाले पार्ट में से k को कॉमन निकालने से क्या बन जाएगा, a sin ऑफ k निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा x, और इस वाले पार्ट में k नहीं था, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ओमेगा बाई k इंटू टी। अरे हाँ या ना? अब ये जो ओमेगा बाई के यहाँ पे, ये जो ओमेगा बाई के यहाँ पे हमको मिला है, दिस ओमेगा बाई के इज नथिंग बट द v वेलोसिटी, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। ओमेगा बाई के जो है ना, यही वेलोसिटी ऑफ द वेव के बराबर होता है। दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ वेव, ध्यान रखें, चीजों को अच्छे से समझिए, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो a साइन ऑफ k इंटू एक्स माइनस, लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिखूँ v इंटू टी। अब कंपेयर कर दो सीधे सीधे, कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को उस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो जो आपको दी थी। वो क्या दी थी, 0.05 साइन ऑफ 0.05 साइन ऑफ, क्या दिया था हमको, ये दी थी 0.05 साइन ऑफ 2x माइनस 4t। अच्छा, इसमें तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, k को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.05 इसे लिखना पड़ेगा, 0.05 साइन ऑफ, अब यहाँ से 2 कॉमन निकालो, इस वाले अंदर वाले पार्ट से 2 कॉमन निकालो, मतलब k बाहर निकलेगा, x माइनस 2 बाहर निकालोगे, इधर बचेगा 2t। सिंपली सिंपली अगर देखोगे यहाँ पे, जो भी हमारा v की जगह वैल्यू है, दैट्स 2। v की जगह वैल्यू कितना है, अरे v की जगह बेटा वैल्यू कितना है, तो सिंपली बता सकते हैं v इज नथिंग बट 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। अरे बात समझ में आ रही है? हमको इक्वेशन ऑफ द वेव पूछा था, जो कि इतना आएगा, क्लियर है क्या, इतना v विल बी इक्वल टू 2। ओके, चले तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बताया हमको, फाइंड द रेशियो ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर टू बी ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस आर। अच्छा, सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके बाद हमको एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो सर्कुलर लूप हमारे पास दी है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालेंगे, और एक्सिस के ऊपर आर डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना बताओ यार। देखो सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है, फार्मूला बड़ा फेमस है यार, है सबको याद होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द एक्सिस की बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब यहाँ पे जाना है। अब मजे की बात ये है, जितना रेडियस ऑफ द रिंग दिया है, उतनी ही डिस्टेंस दी है जहाँ पे आपको जाना है, एक्सिस पे जाके निकालना है, आर डिस्टेंस पे जाके निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, ये बड़ा टिपिकल फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ता है। दैट इज, वो कितना होता था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होता था, एक्स स्क्वायर होती थी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस चले हो। अगर इस फार्मूले को सिंपली सिंपली देखो, तो बी एक्सिस अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या दिया था, तो सिंपली म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस, अब एक्स जो है ये होती है डिस्टेंस, जो आप पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर गए, वो कितनी है, आर के बराबर है कि नहीं है। अरे ये वाली डिस्टेंस, ये भी तो आर के बराबर ही दी है, इसी को तो हम एक्स ही बोलते थे, वो तो आर के बराबर दिए, उसको हम सिंपली बता सकते हैं आर स्केल रेज टू द पावर ऑफ 3/2। ओके, तो यहाँ से हम दोनों का दोनों की वैल्यू हमको पता है, तो दोनों की वैल्यू को हम पुट करके निकाल सकते थे। अरे हाँ या ना, हमको क्या करना था,
बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, इनके बीच का रेशो निकालना था। अरे हाँ या ना? अब बी सेंटर कितना दिया था? शाबाश, बी सेंटर कितना दिया था? एक बार वैल्यू दिखा देता हूँ। दिस म्यू नॉट आई बाई टू आर कितना था? म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये दिया था। अगर मैं उल्टा करके इसको देखूं तो सीधे से मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ इसे, तो मैं इस वाले को लिख सकता हूँ, इस पार्ट को म्यू नॉट, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, टू वाइस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 3/2 होल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या इतना? बिल्कुल पक्का, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन स्टेप थी। अगर मैं बी एक्सिस का वैल्यू सीधे पुट कर लेता, बी एक्सिस में अगर थोड़ा बहुत देखोगे क्या करना पड़ता। अब बी एक्सिस को ध्यान से समझे। बी एक्सिस मतलब ये क्या दिया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली टर्म में से थोड़ा कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी हमको। यहाँ पे टू लिखा, अब यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब टू आर स्क्वायर हो गया ये, रेज टू द पावर ऑफ 3/2। अरे हाँ या ना? तो सिंपली इसका मतलब ये बता सकता हूँ, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ऐसे छोड़ देते अभी ट्वाइस। अब ये तो टू का भी थ्री रेज, ये जो 3/2 है ये टू का भी पावर है और इसका भी पावर है, तो टू के पावर में लिख लेता हूँ, टू का पावर 3/2 और आर स्क्वायर का पावर भी 3/2, आर स्क्वायर का पावर भी कितना 3/2, और टू कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यू बन जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली कितना बन जाता, इट विल कम आउट बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू रेज पावर वन, ऐसे ना टू रेज, ये टू इंटू टू रेज पावर 3/2 इंटू आर क्यूब, ये आर स्क्वायर और आर का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, ये कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू इंटू टू रेज पावर 3/2 इंटू आर। अरे आया ना? तो इसको मैं किस में पुट कर सकता था, यानी बी, ये बी एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, that will be equal to mu naught I divided by 2r into, तो सीधा उल्टा करके इसमें पुट कर दो, that is 2 into 2 raised power 3/2 into r divided by mu naught I। अब म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा। अब रेशो सर क्या निकलेगा, फिर देख लो, रेशो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है निकालना। तो मैंने बेसिकली इस पूरी कैलकुलेशन को आपको समझाया, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, दैट विल बी नथिंग बट, यहाँ पे ये 2 रेज पावर 3/2 है, 2 रेज पावर 3 तो 2 रेज पावर 3/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 3 इंटू 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ऐसे समझ ले। तो टू टू दर, यानी टू, टू रेज पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर से रेज पावर 1/2 उसका मतलब रूट, तो मैं ऐसे लिख सकता था, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 2, ऐसे लिख सकता था, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, या ऐसे मान ले, सिंपल ले लेते हैं। अब एक यहाँ पे दो टू है मेरे पास, एक का स्क्वायर है एक का नहीं है, तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये टू आ जाएगा बाहर, ये अंदर से अंडर रूट ऑफ, यानी 2√2 आ जाएगा रेशियो इसका, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस। तो कुछ 12 क्वेश्चन मेरे पास आ गए थे गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आए हैं और अगर कहीं पे भी इन सवाल में लग रहा है कि ये डाटा मिसिंग था, क्योंकि आई डोंट नो 100% एग्जैक्टली क्या मेरे पास डाटा आया था नहीं आया था, एग्जैक्टली कमेंट्स में बता दें क्या क्या चीज़ें थी क्या क्या नहीं थी। तो आपका यहाँ तक इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप जिसने एग्जाम आप में से दिया है सबके सवाल अच्छे से गए हो, सब अच्छे से क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ऊपर वाला सबकी दुआएं सुनता है और सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो अगर किसी का पेपर थोड़ा कमजोर हुआ है कोई बात नहीं, इस बार कम हो गया, अगली बार में मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ जो लगन और जोश के साथ और इसको लगाएंगे और इसको क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लेक्चर में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।